तो 9 बज चुके हैं और एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ। हमेशा की तरह रात 9 बजे आपके साथ मुलाकात का ये वक्त फ़िक्स होता है। हालाँकि आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कल से फ़ीवर है और कोल्ड भी है, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। लेकिन आपसे वादा किया है इसलिए मिलना ज़रूरी है। हो सकता है आपसे बातचीत करते-करते ही तबीयत ठीक हो जाए। दिल्ली में मौसम भी वैसे थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, बारिश भी हो रही है, फिर गर्मी भी पड़ती है, तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। कोल्ड और फ़ीवर जो है यहाँ इस वक्त आम हो चुका है दिल्ली में। आज मैंने अपने क्राइम तक के ज़रिए भी आप लोगों को बताया था कि क्या बातें करेंगे हम, और पहले शुरुआत में फिर एक बार आप लोगों से वही दरख्वास्त गुजारिश कि अब तक अगर आप लोगों ने क्राइम तक सब्सक्राइब ना किया हो तो यूट्यूब पे जाएं, क्राइम तक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम लोग जो भी करते हैं, जो खबरें दिखाते हैं, जो लाइव करते हैं आपसे बातचीत, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने मेल आईडी दिया था crimetakofficial@gmail.com या फिर shams.khan@aajtak.com, इस पे आप लोग भी अपने सुझाव सवाल भेज सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के मेल आए मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोशिश की जिन जिन लोगों के मेल का रिप्लाई कर सकूं वो मैंने किया, बाकी जो रह गया मैं ज़रूर करूंगा वक्त मिलते ही। तो क्राइम तक के ज़रिए आप लोगों से एक रिश्ता बना है और सीधे हम लोग बातचीत करते हैं। और जो वो चीज़ें जो टीवी पे मैं अब तक शायद नहीं दिखा पाया या मतलब बता पाया, जो कैमरे के बाहर की कहानी होती है वो आप तक पहुंचाए। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है फांसी। अब ये क्यों आया फांसी का ख्याल, ये आपको बता देता हूँ। 14 अगस्त यानी कल सुबह, अभी 9 बज चुका है, अगले 7:30 बजे अगर मैं जोड़ूँ तो करीब 9 घंटे के बाद या घंटे के बाद वो वक्त शुरू होता है। 14 अगस्त सन 2004 यानी 14 साल पहले कोलकाता के अलीपुर सेंट्रल जेल में धनंजय चटर्जी को फांसी हुई थी। और वेस्ट बंगाल में ये 1991 के बाद यानी 9 और 4 13 साल के बाद दूसरी फांसी थी। तो टीवी में तब मुझे 4 साल हुआ था आज तक में काम करते हुए, 2000 में मैंने ज्वाइन किया था। 4 साल के बाद ये पता चला, उस वक्त ये बड़ा हेडलाइन भी था क्योंकि ये पहली फांसी थी जो किसी स्कूली बच्ची के साथ रेप करने के जुर्म में दी गई थी। तो उस वक्त बहुत मीडिया में इसका कवरेज चल रहा था। 2004 में प्रिंट में, अखबारों में छप रहा था, टीवी पे भी चल रहा था। और तब मुझे मेरे बॉस ने कहा था कि तुम कोलकाता जाओगे, वहाँ पे फांसी है उसको कवर करने के लिए। तो मेरे लिए एक मतलब पहला एक्सपीरियंस भी था। और मुझे लगा पता नहीं, फांसी के बारे में किताबों में पढ़ते आए थे या फिल्मों में देखता था, कैसे वो लेके उसको जाते हैं, दोनों हाथ पीछे बंधे होते हैं, फिर चेहरे पे उसके काला कपड़ा ढका जाता है, एक तख्ते पे खड़ा किया जाता है, फिर तख्ते का लीवर खींचा जाता है और दोनों पैर नीचे चले जाते हैं और वो फंदे पे झूल जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। फिर एक डॉक्टर आता है, चेक करता है और उसके बाद सर्टिफिकेट देता है। हमने ये भी कहानी सुनी थी कि अगर एक बार फांसी पे लटका दिया और अगर वो नहीं मरा तो दोबारा उसको फांसी नहीं होगी। ये सारे किस्से कहानियाँ सुने थे। तो जब 2004 में ये मौका मिला कि मुझे कहा गया कि तुम इसकी कवरेज के लिए जाओगे, तो मैं फ़ौरन तैयार हो गया। तो 4 अगस्त का डेट पहले से फिक्स था, 2004, 14 अगस्त माफ़ कीजिएगा। तो मैं 12 अगस्त को कोलकाता पहुंचा था, 12 अगस्त 2004 को। तो धनंजय चटर्जी को चूँकि 14 अगस्त को दिया गया और 14 अगस्त कल सुबह है, तो मैंने कहा ये बेहतर टाइम है आपसे उस फांसी की कहानी सुना। और उसके साथ साथ धनंजय चटर्जी की फांसी के करीब 9 साल के बाद 2013 में मुझे दूसरी फांसी कवर करने का मौका मिला, और वो था अफजल गुरु का, जो पार्लियामेंट अटैक का दोषी था। और उसके ठीक 2 साल के बाद मुझे तीसरी फांसी कवर करने का मौका मिला, और वो था 2015 में नागपुर सेंट्रल जेल में याकूब मेमन, मुंबई 93 ब्लास्ट के आरोप में। इस बीच में एक मिस हो गया था, वो था अजमल कसाब, मुंबई अटैक। उसकी वजह ये थी कि उसके लिए बहुत डांट भी खाई थी हम लोगों ने। अजमल कसाब की फांसी को इतना गोपनीय रखा गया था सिक्योरिटी और बहुत सारी वजहों से। तो हालांकि उसमें हम लोगों की नाकामी भी थी, हमें वो खबर लगी नहीं, मिली नहीं। एक चैनल को सिर्फ ये बात पता थी कि उसे सुबह फांसी दी जा रही है पुणे में, पुणे के यरवदा जेल में। हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग सो रहे थे और वो चैनल सुबह सुबह लाइव कर रहा था। और जब बॉसेस का फ़ोन आया, फिर जो हम लोगों ने गाली खाई और बाकी, वो मैं भूलूंगा नहीं। तो वो बड़ा एक सदमा भी था। पहले से पता होता तो शायद मैं 4 फांसी कवर कर चुका होता। लेकिन हाँ, उस अजमल कसाब की फांसी को मिस करने का फिर हम लोगों ने थोड़ी भरपाई की थी।
जब अफ़ज़ल गुरु की फांसी हुई थी। तब अफ़ज़ल गुरु की फांसी में सबसे पहले आज तक और हम लोग थे वहाँ पे, और बाकी चैनल को पता नहीं था। जब उन्होंने आज तक देखा तब उनकी टीम वहाँ पहुँची। तो ये मीडिया में होता रहता है कंपटीशन, कभी वो आगे कभी हम आगे, लेकिन हम सब जो काम करते हैं फील्ड में सब एक साथ दोस्त होते हैं और अच्छे रिश्ते होते हैं, तो वहाँ कोई ऐसी लड़ाई नहीं होती। लेकिन बॉसेस की नज़र में ये होता है कि कौन आगे कौन पीछे। तो 3 जो फांसी मैंने कवर की, उन तीनों की कहानी आज आपको सुनाता हूँ कि क्या कुछ देखा, क्या कुछ हुआ। जो मैंने सोर्सेस से बात की, जो पुलिस वालों से बात की, फांसी के बाद फिर बात की। तो पहली कहानी जो है वो 14 अगस्त 2004, कोलकाता में एक 7वीं क्लास की स्टूडेंट थी। उसका नाम था पारिक, हेतल पारिक। तो वो कोलकाता के एक सोसाइटी में रहती थी, 7th क्लास में पढ़ती थी। और उसी सोसाइटी में धनंजय चैटर्जी नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड था, जो वहाँ 3 साल से काम कर रहा था। एक सिक्योरिटी एजेंसी ने उसको वहाँ पर रखा हुआ था। तो और भी गार्ड थे, उनमें से एक धनंजय चैटर्जी था। तो 3 साल तक उस बिल्डिंग में वो सिक्योरिटी गार्ड रहा, जिस बिल्डिंग में ये 7वीं क्लास की स्टूडेंट हेतल पारिक अपने माँ बाप और उसका एक भाई था, 4 लोग उस फैमिली के उस एक फ्लैट में रहते थे। तो चूँकि वो पूरी फैमिली को जानता था, सिक्योरिटी गार्ड था, वो लोग भी जानते थे और उनके रिश्ते वैसे ही चल रहे थे। 5 मार्च 1990 को, मतलब ये करीब 87 से उस घर में सिक्योरिटी गार्ड था। कोलकाता के बाहर का था धनंजय चैटर्जी। उस वक्त उसकी उम्र होगी करीब 35-36 साल। तो 5 मार्च 1990 को हेतल पारिक, जो 7वीं क्लास की बच्ची थी, वो उसका एग्ज़ाम चल रहा था। एग्ज़ाम देकर वो घर लौटती है। फादर उसके ऑफिस में थे, भाई उसका कहीं गया हुआ था। घर पे सिर्फ माँ थी। तो जब घर पहुंचती है तो उसके आने के बाद माँ वहाँ से निकल जाती है। कहती है वो पास में एक मंदिर था, वो कि मैं पूजा करके आ रही हूँ। वो मंदिर चली जाती है। उसका करीब 2 घंटे के बाद माँ घर वापस लौटती है। वापस लौटती है तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। काफ़ी पीटती है, बेल बजाती है, दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर वो पड़ोसियों को और सबको अलर्ट करती है। तो लोग आते हैं, दरवाज़ा तोड़ा जाता है, अंदर जाते हैं। तो बेड के पास ही वो, उसमें ताला, वो दरवाज़ा ऐसा था कि बाहर से भी लॉक हो सकता था, अंदर से भी लॉक हो सकता था। तो वो अंदर जाते हैं तो दरवाज़ा खोलते हैं, सामने बेडरूम के पास ज़मीन पे हेतल पारिक की लहूलुहान लाश पड़ी हुई थी। उसको चाकू से मारा गया था और वो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हैं तो पता चलता है कि इसकी मौत हो चुकी है। और फिर वहीं पता चलता है कि इसके साथ रेप भी हुआ था। अब उसके बाद पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। CID जो कोलकाता के डिपार्टमेंट की थी, वो इंक्वायरी करती है। कुछ पता नहीं चलता है कौन था, क्या था। तब CCTV कैमरा वैमरा भी नहीं होता था, तो पूछताछ किसी पे डाउट भी नहीं। पहला क्लू अचानक मिलता है जब धनंजय चटर्जी अपनी ड्यूटी से गायब पाया जाता है। सारे सिक्योरिटी गार्ड थे, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड से पूछा जाता कौन आया कौन नहीं गया, लेकिन उनसे पूछताछ के जरिए पता चलता है कि खुद एक गार्ड गायब है। तो पुलिस को पहला शक धनंजय पे जाता है। वो उसकी तलाश करती है, वो भाग गया, नहीं मिलता है। उसके तमाम ढूंढा जाता है, जहाँ भी उसका कोलकाता में था, जो सिक्योरिटी एजेंसी जिसने नौकरी दी थी उससे पूछा जाता है, बट वो कहीं नहीं मिलता। वो मिलता है 12 मई 1990 को, मतलब 5 मार्च का इंसिडेंट है और अप्रैल मई, करीब 2 महीने के बाद पुलिस ने असल में उसका जो पैतृक गांव था वेस्ट बंगाल में ही, कोलकाता से करीब 150-200 किलोमीटर दूर, उस गांव में अपने मुखबिर को बैठा कर रखा हुआ था और वहाँ पे उसके घर पे नज़र रखी जा रही थी। तो 2 महीने के बाद वो अपने गांव घर आता है और जैसे ही घर आता है पुलिस को पता चलता है, दबिश डालती है। पुलिस धनंजय को लेकर गिरफ्तार करके कोलकाता लाती है। लेकिन वो क्राइम से सब कुछ मना करता है, कहता मैंने ऐसा नहीं किया, ये नहीं था। अब इस पूरे केस में एक चीज़ थी कि इसमें कोई विटनेस नहीं था। ये सेम वैसे ही केस था जैसे दिल्ली का आरुषि। इसमें कोई गवाह नहीं, कोई विटनेस नहीं, किसी ने देखा नहीं, किसी ने घर में हेतल के जाते हुए नहीं देखा, निकलते हुए नहीं देखा। लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस जितने थे वो सारे धनंजय की तरफ इशारा कर रहे थे। एक, वो ड्यूटी पे था, ड्यूटी से तभी गायब हुआ जब हेतल की माँ मंदिर गई। उसके बाद वो जो गार्ड ने नीचे देखा, वो उसके जो जाने का टाइम था वहाँ से गायब होने का, वो तब था जब वो उसकी माँ आती है, उससे थोड़ी देर पहले। तो जिस दौरान में ये मर्डर और रेप होता है, उस दौरान में उसकी मौजूदगी उस बिल्डिंग में थी, ये पहला सबूत था। दूसरा, उसका खुद गायब हो जाना, जिसका वो कभी भी ऑथेंटिक जवाब नहीं दे पाया कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया। तो भागना उसका, फिर फिंगरप्रिंट्स और कई चीज़ें जो मौके से मिली थी वो मैच की। लेकिन कुल मिला के सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, विटनेस कोई नहीं था। तो उसी आधार पर और कोलकाता की मीडिया में ये बहुत उछला ये मामला हितल का, क्योंकि 7वीं क्लास की बच्ची और उसका इस तरीके से रेप और मर्डर।
तो काफ़ी उथला तो दबाव भी था। तो लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई और कोलकाता सीआईडी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद अदालत ने फैसला दिया, उसको फांसी की सज़ा सुना दी। उसकी वजह ये थी कि लोअर कोर्ट ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। फांसी की सज़ा हमेशा तब होती है जब आप ये माना जाए कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। अब यहाँ पे क्यों था? उन्होंने कहा कि जिस गार्ड के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी सोसाइटी में रहने वाले लोगों की, उसी गार्ड ने जान ले ली। तो ये डिफरेंट क्राइम है, इसमें कोई माफ़ी या हमदर्दी की गुंजाइश नहीं है। तो लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई। फिर कोलकाता हाई कोर्ट में मामला गया, कोलकाता हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और उस फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। लेकिन इस पूरे कवायद में चूँकि ये 1990 का इंसिडेंट था, करीब 12-13 साल गुजर गए। 2003 में फिर प्रेसिडेंट के पास गया, जब सारे दरवाजे कोर्ट के बंद हो गए मर्सी रहम की दया याचिका के लिए, तो तब डॉक्टर APJ कलाम हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी दया याचिका खारिज कर दी। ये चूँकि स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था तो उन्होंने खारिज कर दी। तब बंगाल के जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो ज्योति बसु के बाद आए थे, फिर उन्होंने फ़ौरन इस पर कार्रवाई की और चूँकि पब्लिक का प्रेशर भी इतना था तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके ऊपर कोई रहम नहीं की जाएगी। तो ये जो बात प्रेसिडेंट के पास की बात थी, डेट का मैं आपको बताऊं कि जब प्रेसिडेंट ने दया याचिका खारिज की तो दया याचिका ये अगस्त के ही फर्स्ट वीक में खारिज की गई 2004 में। मतलब क्राइम जब हुआ था उसके 14 साल बीत चुके थे। और जैसी ही दया याचिका खारिज हुई, कोलकाता होम मिनिस्टर को ये खबर पहुंची, उन्होंने जेल ऑफिशियल को बताया, जेल ऑफिशियल से फांसी की तैयारी के लिए कहा गया। और इस तैयारी के लिए अब सिर्फ अड़चन एक आ रही थी कि जल्लाद, तो फांसी देने के लिए एक बड़ा ज़रूरी प्रक्रिया है जल्लाद का। और तब वो सिस्टम ये था कि एक जल्लाद आता था, वो फांसी का फंदा तैयार करता है। ये सब हम लोगों के लिए क्योंकि है ना बड़ा आसान सी चीज़ ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो उस फांसी के फंदे को तैयार करने के लिए पहले जिसको फांसी दी जानी है उसका कद कितना है, उसका वज़न कितना है, उसके गर्दन की लंबाई कितनी है, ये सारी चीज़ें नापी जाती हैं। और फिर उस हिसाब से एक फांसी का फंदा तैयार किया जाता है। और उसमें सेम एक डमी होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर धनंजय का वेट 60 किलो है तो 60 किलो का एक पुतला तैयार होता है और उसके कद के हिसाब से होगा, उसके गर्दन की लंबाई के हिसाब से होगा। फिर वो फांसी का फंदा उसके गले में डाला जाता है, फिर वो सेम फांसी का तख्ता हटाया जाता है और फिर उसको लटका के लीवर खींच के देखा जाता है कि ये फंदा इसको पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़। क्योंकि कई बार ऐसा, अच्छा फांसी का जो फंदा रस्सी जो अब तैयार करते हैं, वो रस्सी तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। वो एक ख़ास रस्सी होती है जो वेस्टर्न यूपी से जाती है, उसको कई पिरोया जाता है, उस रस्सी को उसमें तेल डाला जाता है। और इन सब की वजह यह है कि कहीं रस्सी के नुकीलेपन की वजह से ये ना हो कि जब आप फांसी पे लटकाएं तो गर्दन अलग हो जाए और गर्दन कट जाए। ऐसा कई बार हुआ है। जब मुझे याद है कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी जा रही थी तो उसके एक सहयोगी को जब फांसी दी गई थी तो यही हुआ था। वो जैसी फांसी पे लटकाया तो वो गर्दन ऊपर रह गया और बाकी बॉडी यहाँ से नीचे गिर गई थी। यूट्यूब पे विजुअल भी पड़ा हुआ था इसका। तो तब कल्लू जल्लाद था मेरठ का, बहुत मशहूर, बहुत कुख्यात और लहीम शहीम, देखने में भी काला एकदम। तो कल्लू जल्लाद के पास ये राइट था, मतलब हर साल फांसी देने के लिए गवर्नमेंट में ये भी है कि आपका जो लाइसेंस है या आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यूअल होता है। तो आप ऐसे नहीं कि किसी को भी पकड़ के आप उठाएं बोलो फांसी दे दें। और आम आदमी की तो मतलब हर एक के बस की बात भी नहीं है, किसी की जान लेना भी बहुत हिम्मत का काम होता है। तो कल्लू जल्लाद हुआ करता था, कल्लू जल्लाद को बुलाया गया, उसने फांसी तैयार की, फंदा तैयार किया, धनंजय का वेट देखा, हाइट देखी और उस हिसाब से रस्सी वस्सी तैयार किया। और उस ज़माने में 240 या शायद एग्जैक्ट क्या नहीं, 220 या 40 रुपये एक फांसी की ये फ़ीस हुआ करती थी। आने जाने का ट्रेन का खर्चा और प्लस फांसी देने की सरकार की तरफ से बाकायदा लिखत पढ़त में ये पैसे दिए जाते हैं। उससे पहले 100 कुछ रुपये था, फ़िलहाल जो आखिरी मुझे जानकारी है वो 500 कुछ रुपये था। इसी वजह से अब फांसी के वो जो जल्लाद हैं उन्होंने फांसी देना भी कम कर दिया है। कल्लू जल्लाद की जो फैमिली, पहला कल्लू जल्लाद था, उसके बाद उसका बेटा मम्मू जल्लाद आया, फिर तीसरा अभी जो है वो पवन जल्लाद है। लेकिन पवन जल्लाद का अभी रिन्यू हुआ है कि नहीं हुआ है, फांसी का जो देने का कॉन्ट्रैक्ट है वो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये फैमिली फेमस है हिंदुस्तान में फांसी देने के लिए। उन्होंने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बंगाल कई जगहों पे जाकर फांसी दी है इस कल्लू एंड मम्मू फैमिली ने। तो कल्लू जल्लाद
कोलकाता जाते हैं। उसके बाद वो धनंजय चटर्जी को जो है फांसी का फंदा, पूरा रस्सी तैयार किया जाता है, उस रस्सी को तेल वेल में डाला जाता है और सब कुछ पूरी करने के बाद जब ओके करता है तब फिर फांसी का डेट फिक्स होता है 14 अगस्त 2004। और इसको पहले ही बता दिया गया था धनंजय को कि तुम्हारी फांसी जो दया याचिका है वो प्रेसिडेंट ने खारिज कर दी है। हम लोग सब बाहर थे, अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता का, तो वहाँ लगातार, चूँकि जेल के अंदर आप अलाउड है ना, कैमरा अलाउड है, तो वहाँ पे कुछ लोगों को पता था। हालांकि जो पूरी बातचीत हुई कि जब उसको बताया गया तो धनंजय ने कोई विरोध नहीं किया, या ये कि जनरली होता है कि मैं मरने जा रहा हूँ तो आप बहुत वायलेंट हो सकते हैं, तो उसकी तैयारी पूरी होती है, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बारे में ये था कि लास्ट तक जो जेल ऑफिशियल ने बताया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने हेतल पारेख का रेप या मर्डर किया। थ्रू आउट कोर्ट प्रोसीजर में कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद उसने आखिरी दम तक जब उसको फांसी दी जा थी उससे पहले भी उसने माना नहीं। और रात को जब उसको बताया गया तो जाहिर सी बात है कि मौत का जब आपको डेट और टाइम पता हो तो आप फिर नॉर्मल नहीं रहते, तो उस तरीके का था। लेकिन जो हम लोगों ने अपने सारे सोर्सेज थे, उस वक्त इतना ये नहीं था कि मीडिया को ये मत बताओ वो मत बताओ, तब मीडिया में काम अच्छा हो रहा था, वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ बीच में। तो हमारे सारे सोर्सेज जो थे, कोलकाता पुलिस में बड़े अच्छे सोर्स थे, वहाँ के जो प्रिजन डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी हमारे कुछ सोर्स थे, तो मैं तैयारी भी करके गया था, उन सबके साथ कांटेक्ट में था, उनके संपर्क में था। तो उसने रात को कुछ नहीं खाया, सुबह भी उससे पूछा गया, कुछ नहीं खाया। फिर लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से उसे सुबह नहलाया गया और करीब 4 बजे उठा दिया गया था। उसके बाद नहलाने के बाद उसको नए कपड़े दिए गए, वो पहनाया गया, और फिर उसको करीब आधा दर्जन पुलिस वाले जेल स्टाफ उसके हाथ पैर पकड़कर उसको फांसी घर तक ले गए। वो जेल कैंपस के अंदर एक अलग से था, वहाँ पे और बाकी कोई कैदी नहीं था। तो वहाँ ले जाकर करीब 7:30 बजे, ठीक सुबह 7:31 या 30, 14 अगस्त 2004 को धनंजय चटर्जी को फांसी पर लटका दिया गया। कोर्ट मैनुअल के हिसाब से एक डॉक्टर वहाँ मौजूद था, एक डीएम वहाँ मौजूद थे जो न्यायिक अफसर होते हैं। और उसके बाद जब उसको फांसी पे जब लटकाया गया तब सिस्टम ये था कि लकड़ी का तख्ता होता है जिसके ऊपर आप खड़ा करते हैं, ऊपर फांसी का फंदा होता है, एक साइड में लीवर होता है खींचने वाला, दोनों हाथ पीछे बंद कर दिए जाते हैं, काला कपड़ा सर पर डाल दिया जाता है, हाथ और पैर भी दोनों आपके बांध दिए जाते हैं ताकि आप छटपटाएं या बचने की कोशिश ना करें। तो आप पूरी तरह से लाचार मजबूर होते हैं, और गले में पूरा कसने के बाद टाइम जो फिक्स होता है उस टाइम पे ही लीवर खींचा जा सकता है, उससे पहले नहीं। तो टाइम उन लोगों को मालूम था उसका, तो उससे सारी चीज़ें पहले ही हो गई थी। उसको नहला धुला दिया गया, तो उससे कहा गया था तुम्हें प्रेयर करना है, कुछ पढ़ना है तो बताओ, और वो ठीक ठाक पढ़ा, मतलब किताबें पढ़ लेता था। तो उसके बाद ठीक 7:30 पर जो जल्लाद है वो लीवर खींचता है और उस तख्ता नीचे से हट जाता है। वो तख्ता यूँ होता है लेकिन 2 पार्ट होते हैं, तो ये जैसे ही लीवर खींचते हैं तो वो तख्ता यूँ हो जाता है, तो जैसे यूँ होता है तो आपका पैर जो है वो नीचे लटक जाता है, आपके पैर के नीचे ज़मीन नहीं होता, तो ज़मीन नहीं होता तो आपका जो ये है ये खिंचता जाता है, और फिर धीरे 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 आपकी सांसें रुक जाती हैं। उसके बाद वो करीब 5-7 मिनट यूँ ही छोड़ देते हैं। 5-7 मिनट के बाद जो डॉक्टर खड़ा होता है वो जाता है, वो टटोलता है, नब्ज़ और ये देखता है कि ज़िंदा है कि नहीं है। उसके बाद वो डिक्लेयर करता है कि हाँ मर गया। देन उस लाश को नीचे उतारा जाता है, उसके बाद उसको भी उतारा गया, और फैमिली को पहले से सूचना दे दी गई थी कि इस तारीख को इसको फांसी होगी। बट फैमिली वालों ने पहले ही कह दिया था कि हम मिलेंगे भी नहीं, और दूसरा हम उसकी लाश नहीं लेंगे। तो धनंजय चटर्जी की फैमिली ने उसकी लाश कभी नहीं ली, और ना वो उनमें से कोई मिलने आया। और फिर सरकार ने उसका अंतिम संस्कार कराया, और वो भी खामोशी से, क्योंकि इस रेप को लेकर गुस्सा बहुत था। और उसी 14 अगस्त 2004 को, चूँकि परिवार ने लाश नहीं ली, तो उसकी फांसी हुई, और उसके बाद अंतिम संस्कार। और इस तरीके से जो करीब 14 साल तक का एक केस चला था हेतल पारेख का, वो अपने अंजाम तक पहुंचता, और कोर्ट की कार्रवाई से ये केस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता, हमेशा के लिए। कोर्ट में कैसे फांसी का केस या कोई भी एक एफआईआर जो शुरू होता है वो अपने अंजाम तक कैसे पहुंचता है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है, चूँकि अभी मैंने आपको सिर्फ फांसी की बात बताई है। तो इस तरीके से ये पहली फांसी होती है, और जो मैंने कवर किया।
फिर मैं सारी रिपोर्ट वहाँ से फाइल करता हूँ, जितने भी अंदर से जो मुझे जानकारी मिली उसके बेस पे सारी कहानी, तभी ये सब पता चलता है कि उसने कुछ खाया नहीं था, परेशान था, सहमा हुआ था, डरा हुआ था, लेकिन वायलेंट नहीं था, और आखिरी तक उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया था। तो ये तो थी धनंजय चटर्जी की फांसी की कहानी, जो मतलब अब से 14 साल हो गए, और मैं पन्ने पलट रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि कुछ चीज़ें खास पॉइंट ना भूलूँ आपको। तो ये पहला एक्सपीरियंस मेरा फांसी का धनंजय का रहा। उसके बाद 2004 के बाद 9 साल बीत गए। 9 साल में तमाम क्राइम की खबरें की, सब कुछ किया। दूसरी फांसी कवर करने का मौका मिलता है, और वो ज़्यादा दूर नहीं था, दिल्ली में ही। बट इस फांसी का मुझसे बड़ा वो ज़्यादा क्लोज रिश्ता रहा। उसकी वजह ये है कि ये फांसी अफजल गुरु का था, पार्लियामेंट अटैक। 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, यह आप सब जानते हैं। लश्कर और जैश का जॉइंट ऑपरेशन था, 5 आतंकवादी पार्लियामेंट में घुसे थे, 7 हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। बट उन आतंकवादियों को मौका नहीं मिला था कि लोकसभा के अंदर घुस सकें और हमारे नेताओं को टारगेट बना सकें। एक पूरी आरडीएक्स से भरी हुई 25 किलो आरडीएक्स से भरी हुई एम्बेसडर कार में घुसे थे, लेकिन उसका रिमोट काम नहीं किया, वरना आधा पार्लियामेंट उड़ जाता। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट पे अटैक बहुत बड़ा अटैक था हमारे डेमोक्रेसी पे एक तरह से। तो इस अटैक के बाद कई लोग पकड़े जाते हैं, उनमें एक अफजल गुरु था। अब अफजल गुरु की फांसी मेरे लिए क्यों, मैंने कहा कि आपको इससे बड़ा गहरा मेरा रहा रिश्ता दो चीज़ों से, क्योंकि जब अफजल गुरु पकड़ा गया तो मैं लगातार पार्लियामेंट अटैक कर रहा था, कवर आज तक के लिए। और उसके बाद जब उसे पकड़ के रखा गया तो लोधी कॉलोनी में स्पेशल सेल का दफ्तर है दिल्ली पुलिस के, वहाँ पर रखा गया था अफजल को, प्रोफेसर गिलानी को, शौकत को, उसकी वाइफ को। तो ये सब वहीं थे। तो हम वहीं डेरा डाले हुए रहते थे और कोशिश करते थे कि जो भी अंदर की खबर है वो निकाल के लाएं, अफजल गुरु का इंटरव्यू करें। और फिर मौका मिला। 13 दिसंबर को पार्लियामेंट अटैक हुआ था, और मुझे 21 दिसंबर 2001 को ही अफजल गुरु का इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो उस इंटरव्यू में करीब आधे घंटे का इंटरव्यू था। मैंने तमाम सवाल पूछे, और पार्लियामेंट अटैक से लेकर पूछे, सभी के रोल के बारे में पूछे, अफजल गुरु से भी उसके रोल के बारे में पूछा। और अफजल गुरु ने कहीं भी डिनाई नहीं किया। उसने कहा ये 5 आतंकवादियों को मैं लेकर आया था, इनको पार्लियामेंट का मैंने रास्ता बताया था, इनको रैकी कराई थी, और उसने सारा जुर्म कबूल किया ऑन कैमरा, जो बाद में अदालत में भी पेश किया गया, और वो एक सबूत बना वो आज तक का इंटरव्यू। उसके बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है पार्लियामेंट अटैक की, लंबी चलती है। तो चूँकि मैं इस केस से जुड़ा हुआ था, तो मैं लगातार पार्लियामेंट वो पटियाला हाउस में जाया करता था इस केस को कवर करने के लिए, कोर्ट प्रोसीजर को, हियरिंग को। और उसमें चूँकि मैं एक बार खुद विटनेस बॉक्स में था, इसी इंटरव्यू की वजह से मुझे बुलाया गया था। वो प्रोफेसर गिलानी को लेकर था कि इनका क्या रोल था। तो जब मैंने अफजल गुरु से पूछा तो उसने कहा था कि नहीं, इसे कुछ नहीं बताया था हमने, ये इसे कुछ नहीं मालूम। तो उस इंटरव्यू के बेस पे ही प्रोफेसर गिलानी बाद में सुप्रीम कोर्ट से बरी भी हुआ। तो मैं उस केस को कवर करता था, और लगातार कई बार पटियाला हाउस कोर्ट में अफजल गुरु से आमना सामना भी हुआ, बातें भी हुई। चूँकि इंटरव्यू के दौरान वो मुझे जान गया था और नाम से भी वाकिफ़ था। तो कोर्ट में जब भी हम जाते थे, तो जब भी, चूँकि पेशी है, कभी बार बाहर बैठे हुए सिक्योरिटी पूरी होती, तो जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के लोग थे या तिहाड़ के जो लोग आते थे, तो उन सब से भी अच्छी खासी जान पहचान दोस्ती थी। तो मौका मिल जाता था उसके पास जाने का या उससे बात करने का, ऑन कैमरा नहीं लेकिन वैसे ही। फिर आने जाने का उसका शूट कर लेते थे हम लोग, विजुअल। तो मैंने धीरे धीरे उसके अंदर बड़े बदलाव देखे। जब ये को अफजल गुरु के अंदर, वो शुरू में बहुत ज़्यादा पहले शांत था, फिर मुखर हो गया, फिर धीरे धीरे शांत हो गया, फिर बाद में अचानक उसका हुलिया भी बदला। वो जब जब मैंने इंटरव्यू किया था, पकड़ा गया था, वो क्लीन शेव था। बाद में उसने दाढ़ी रख ली, टोपी पहनने लगा, कुर्ता पजामा पहनने लगा। जब मैं पहली बार मिला तब वो शर्ट में था, पैंट में था। तो उसके गेटअप में भी चेंज धीरे 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 आया, क्योंकि उसे शायद अपने अंजाम के बारे में पता चल गया था। तो दीन धर्म की तरफ ज़्यादा चला गया था। और फिर वो बताता भी था कि जेल में वो पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, बाकी चीज़ें पढ़ता है, और बुक्स पढ़ता है, कुछ राइटर के नाम भी बताए थे, न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो अफजल गुरु के साथ एक बातचीत और ये सारी चीज़ें होते 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 अचानक
9 फरवरी 2013 ये वो तारीख है जिस दिन अफजल गुरु को फांसी हुई थी दिल्ली के तिहाड़ जेल में। 8 फरवरी की रात को एक फ़ोन आता है और एक सोर्स से पता चलता है कि सुबह तैयार रहना। तो मैंने कहा क्या हो गया, मुझे लगा कि कुछ बड़ी खबर ही है। अब मैंने एकदम सोचा भी नहीं था क्योंकि उस वक्त तक कहीं से भी नहीं था कि अफजल गुरु की को फांसी दी जा सकती है इतनी जल्दी। तो उसने कहा कि नहीं तैयार रहना। अच्छा, उसकी एक और वजह थी कि अफजल गुरु को इतनी जल्दी फांसी क्यों नहीं जा सकती। 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवदा जेल में कसाब को फांसी हुई थी जिसकी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। बहुत खामोशी से वो फांसी दी गई। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि उसके लिए हम लोग को बहुत डांट पड़ी क्योंकि हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पूरी सीक्रेसी मेंटेन की थी। सिर्फ एक चैनल को पता था, उसका रिपोर्टर रात से ही अपना चुपचाप से उसने भी जाके अपनी ओबी और सारे यूनिट ऐसे लगाए थे कि बाकी मीडिया को भनक न लगे। और सुबह सुबह जैसे ही 6 बजे वो लाइव शुरू और हम लोगों की क्लास लग गई। तो 12 में कसाब की फांसी लगी 21 नवंबर को पुणे के यरवदा जेल में। और ये 13 की बात है, मतलब नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 महीना। तो 9 फरवरी 2013 को फांसी हुई थी। लेकिन 8 फरवरी की बात बता रहा हूँ आपको। रात को फ़ोन आता है कि कल सुबह कुछ खास है तो तुम अलर्ट रहना और कोशिश करना कि 4 बजे तक उठ जा। अच्छा, हम लोगों का टाइमिंग ये होता, वादा तो 11 बजे होता, 11:30 बजे तक तो यहीं है। तो है आप जनरली घर 12-1 बज जाता है पहुंचने में। उसका तो आप सोते हैं, फिर अगर क्राइम कुछ नहीं हो तो आप आराम से उठ सकते हैं 7-8 बजे या 9 बजे कई बार, डिपेंड करता है क्रिमिनल के ऊपर। बट उसने 8 फरवरी को जब कहा ये बात तो दिमाग, अच्छा वो ये नहीं बता रहा कि क्या होना है। तो अब दौड़ाने लगे, हम अपनी पूरी टीम में बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। एक संदीप हुआ करते थे हम लोगों के आज तक में, पहले मुंबई में थे, उसके बाद दिल्ली में नेशनल ब्यूरो में, पॉलिटिकल ब्यूरो में। तो इत्तेफाक से ऑफिस में संदीप टकरा गया अचानक। तो मैंने कहा कि एक ऐसा ऐसा फ़ोन आया। तो बड़ा मानीखेज अंदाज में मुस्कुराए संदीप और फिर बोला कि किसने कहा। मैंने तो उन्होंने धीरे से बताया कि होम मिनिस्ट्री में मेरी बात हुई, तब शायद शिंदे वो थे होम मिनिस्टर, और संदीप के बड़े अच्छे रिश्ते थे शिंदे के साथ, क्योंकि वो पॉलिटिकल कवर करता था और संदीप मुंबई में था और शिंदे मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे, उन ज़माने से रिश्ता था। तो उसने सिर्फ एक लाइन बोला और वो क्लू था मेरे लिए। उसने बोला कि कसाब में गाली खा चुके तुम, पता नहीं चला, सो रहे थे और दूसरे चैनल ने कर दिया। मैंने कहा तो बोला अब ये मौका है तुमको, सुबह तुम बदला ले सकते हो। ये इतना बोलना था जब कसाब, तो मैंने बोला कि और कौन हो सकता है। अच्छा, ये खबर आ चुकी थी कि प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटिशन खारिज कर दिया, और फिर ये था कि कसाब के बाद एक मैसेज देने के लिए अफजल गुरु को भी फटाफट फांसी पे लटकाया जा सकता है। तो खैर, अब इतनी जानकारी और इतना क्लू संदीप ने दिया, ऑफिस में बॉस को बताया। बॉस ने फ़ौरन अपना एंकर वैंकर के लिए भी अलर्ट किया कि जो एंकर है वो सुबह 4 बजे से दफ्तर में होगा, और जितनी बाकी फाइल फुटेज, तैयारी, स्टोरी, इंटरव्यू, ये जो हम लोग सब ने किया था वो सब निकाल के रेडी किया गया। और मैं सुबह 4:30 बजे तिहाड़ जेल पहुंच गया, कैमरा मैन और सबके साथ। हम लोग पहले पहुंच गए, हमारी ओबी बाद में आई, ओबी जिसको हम लाइव करते हैं जिससे। लेकिन खैर पहुंचे तो देखा एकदम सन्नाटा, कोई हलचल नहीं, कोई है ही नहीं। बल्कि 2-3 जो वहाँ के गार्ड थे वो देख के हमें चौंक गए, बोले कैसे। एक पहचान गया तो बोला खान साहब आप सुबह सुबह यहाँ क्या सब कुछ है। तो मैं उससे टटोल रहा हूँ, वो कह रहा कैसी बात कर रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब उससे जितना भी मैं उगलवा सकूँ, गाड़ियाँ आई, रात को क्या हुआ, कुछ इंस्ट्रक्शन आया, किसी को आना है, किसी को जाना है, कुछ मना करना, वो घाक पुलिस वाला, उसमें सवाल ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन दिया। फिर आधा ये भी था कि गलत खबर है, फिर ये कि चलो हटाओ, तो रात तो ख़राब हो ही गई है, नींद भी पूरी नहीं है, वेट करते हैं। क्योंकि फांसी जनरली जो दी जाती है वो 7:30 तक दे दी जाती है, कुछ मौके में 8। तो मैंने कहा कि अब जो भी है देखा जाएगा। अब वो आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये भी था कि लाइव करें कि ना करें। मालूम है लाइव कर दिया और फांसी नहीं हुई तो एक अजीब, आप ही लोग फिर गाली देंगे, गलत खबर देते हो। तो ऐसे बड़े सिचुएशन वो अजीब से होते हैं। लेकिन फिर 2 चीज़ें हुई। एक, जो तिहाड़ जेल के डीजी और बाकी जितने भी हैं अलग अलग, वहाँ पे तिहाड़ जेल में है ना नंबर के हिसाब से, तो वहाँ पे
एक डायरेक्टर जनरल ऑफ तिहाड़ होता है, डीजी, जो किरण बेदी भी पहले रह चुकी थी, और बाकी जो होते हैं वो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेलर होते हैं। जैसे महिला जेल का अलग होगा, जेल नंबर 1 का अलग, 2 नंबर, 3 नंबर, और हर नंबर में अल्फ़ाबेट के हिसाब से कैदियों को रखा जाता है। जैसे A B C D जिसका नाम से आएगा उसको एक में, उसके बाद EFGH अलग अलग। तो जितने सोर्स को फ़ोन कर रहा हूँ उन सब के मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं। ये भी नहीं नोट, अच्छा जेल में एक ये भी होता है कि आपका वो जैमर लगा होता तो फ़ोन तो वैसे ही करता नहीं है काम, लेकिन इनमें से कुछ होते हैं जो घर जाते हैं और उनका फ़ोन काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ हर एक के स्विच ऑफ। तो ये पहला एक घंटी बजी कि इन सब के स्विच ऑफ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है। तो वहाँ से उम्मीद बंधी कि नहीं कुछ तो होगा। खैर फिर ये हुआ कि नहीं लाइव करेंगे, और लाइव थोड़ा सा बचते हुए करेंगे कि ऐसी खबर आई है कि आज अफजल गुरु को फांसी दी जा सकती है और फांसी दी जाएगी, और ये वो जो भी है। 7:30 बजे के आसपास एक SMS आता है, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से जीना हराम कर रखा था सारे, जो तिहाड़ के जितने भी ऑफिशियल हमारे दोस्त थे, हमारे जानने वाले हम लोगों के, जो हमारे सोर्स होते हैं, तो उधर से एक लास्ट आया, सिर्फ वो लाइन मुझे आज भी याद है, 7:30 इट्स डन, 7:30 इट्स डन। जैसे ही आया फिर मैंने उसको बताया। इतने में इधर संदीप ने शिंदे साहब से ही बात की, होम मिनिस्टर से, उन्होंने भी कन्फर्मेशन डाल दी। तो अब ये हो गया कि ब्रेक करो, और ये हम पूरी उसमें अपना हमने ब्रेक की और फिर खबरों पे लगे रहे, करते रहे। फिर हटा, अब चूँकि फांसी हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब कहा कि अंदर की खबरें निकाली जाए। तो अब यही सारे सोर्स हैं जो तिहाड़ के अंदर के हैं और बाकी। अच्छा, वहाँ तमिलनाडु की एक सिक्योरिटी फोर्सेज है जो तिहाड़ की सिक्योरिटी की जिनकी जिम्मेदारी है, तो उसमें भी 1-2 लोग थे, वो जानबूझ के रखते हैं तमिलनाडु के ज़्यादातर स्टाफ को। लैंग्वेज की वजह से आप ज़्यादा उनके साथ घुल मिल ना सकें, वो हिंदी कम बोलें, आपको तमिल आती ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जेल में होता है। तो उसके बाद हमारे सोर्स से जब बात करनी शुरू की, मैं उस दौरान में लाइव से हटा और मैंने कहा अंदर की खबर निकालता हूँ, तो फिर पूरी बातचीत की। और उस दिन तो की, अगले दिन नेक्स्ट डे, क्योंकि बहुत लगातार शो भी बनाना था और खबर निकाली। तो जितनी बातचीत की, और जो उस फांसी के वक्त मौजूद थे अफजल गुरु के वहाँ पे जो पुलिस ऑफिशियल्स में से एक के साथ मैं कई घंटे बैठा और घंटों बात की, तो जो पूरी कहानी निकल के आई वो ये थी कि जब प्रेसिडेंट ने अफजल गुरु की मर्सी पिटीशन को खारिज की, तो वो भी किया था आपके फरवरी के फर्स्ट वीक में। 9 फरवरी को फांसी दी गई है, और ये 3 या 4 फरवरी को प्रेसिडेंट का वो आता है, तब शायद प्रणब मुखर्जी थे प्रेसिडेंट, उन्होंने खारिज की थी। तो उसके बाद अब इसको बड़ा गोपनीय रखना था। उसकी वजह ये थी कि अफजल गुरु को फांसी देने का मतलब है कश्मीर घाटी में इसका असर, ये डर था एक सरकार को। तो 2 चीज़ें की गई। एक तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला को रात में ये इन्फॉर्मेशन दी गई दिल्ली की तरफ से कि ऐसे ऐसे हम सुबह फांसी दे रहे हैं। तो आप उमर अब्दुल्ला को देने की वजह, रात को उमर अब्दुल्ला को शायद न देते, उसकी देने की वजह थी कि ये है तो पूरी सीक्रेसी के साथ मेंटेन किया हुआ है, लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए और आप हमें कल को कहें कि पहले से आपने बताया नहीं, हम इंतज़ाम नहीं कर पाए। तो आप जो है सिक्योरिटी अपनी टाइट कर लीजिए, और जो भी इंतज़ाम है आप वो कर सकें। इसलिए रात को उमर अब्दुल्ला को खबर दी गई थी, मतलब फांसी से करीब 8-10 घंटा पहले। और अफजल गुरु को भी रात को फांसी की खबर दी गई कि आपका मर्सी पिटीशन खारिज हो गया और सुबह आपको फांसी देंगे। जब अफजल गुरु को फांसी की खबर दी गई, तो जो लोग उसको खबर देने के लिए गए थे, मैं उनमें से किसी का नाम नहीं लूँगा, चूँकि हम सब बंधे होते हैं एक वादों के हिसाब से, और ये उसमें भी आता है कि आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं करें। तो उनका ये कहना था कि जैसे ही उसको बताया तो अफजल गुरु को, मतलब जैसे बैठा हुआ और वो गए और वो कुछ पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि क्या हाल है, कैसे, यही लाइनें थी, सब ठीक है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, और ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट का मर्सी पिटीशन खारिज हो गया। तो उसने बोला कि फिर कब? तो कहा सुबह। तो वो जैसे नॉर्मल एकदम था, उसके बाद भी इन्होंने बहुत पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे से कुछ भी पता नहीं चला कि ये इसको क्या हुआ सुन के।
उनका ये कहना था, जो पुलिस ऑफिशियल थे जो उस वक्त मौजूद थे। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद अफजल गुरु से कहा जाता है कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश तो बताओ। तो उसने कहा कि मैं अपने बीवी बच्चों से मिलना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे बेटे से। उसने, अब दिक्कत ये थी कि वो लोग कश्मीर में, दूसरा उनको फैमिली को खबर अगर आप दे देते तो ये खबर लीक हो जाती, न सिर्फ वहाँ बल्कि मीडिया में भी, क्योंकि और लेकिन कानून ये कहता है कि अगर आप किसी को जब फांसी दे रहे हैं तो उसके फैमिली वाले को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस में। तो अब और दूसरा ये कि अब टाइम फिक्स हो गया, अब इस वक्त कश्मीर से रात को आप जाके इन्फॉर्म कैसे आएंगे सुबह सुबह टाइम। इसको लेके बाद में सवाल भी उठा था, ह्यूमन राइट्स वालों ने कुछ सवाल उठाया था कि ये गलत है और ये खबर जो राइट है उसका फैमिली से मिलने का, ये सही है कि राइट है और होना चाहिए। तो उसमें सरकार ने दलील ये दी कि हमने फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया और वो भी 1 हफ़्ता पहले, अब वो नहीं आए तो हम क्या करें। तो कैसे इन्फॉर्म किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमने बाकायदा, ये किसी ने कोर्ट में वो भी जाकर दे दिया था या चैलेंज किया था कि नहीं दिया गया, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। तो सरकार ने कहा था कि हमने पोस्ट से, डाक से खबर सूचना भेजी थी कश्मीर अफजल गुरु के फैमिली वाले को कि ये इस वक्त इतने तारीख को फांसी होगी, तो आप। अब जाहिर सी बात है, अच्छा इसमें भी था कि डाक कौन सा, स्पीड पोस्ट या नॉर्मल, तो वो नॉर्मल था। तो जब नॉर्मल गया तो आप कश्मीर में कहाँ, आप 5-6-7 दिन से पहले आपको पोस्ट मिलेगा दिल्ली से भेजा हुआ। तो इसलिए ना वो मिला, ना वो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हुई, और सुबह खैर उसको 7-7:30 बजे फांसी हो गई अफजल गुरु को। अफजल गुरु को जब ये भी कहा गया कि जब उसको उसके सेल से निकाल के फांसी घर तक ले जाया जा रहा था तो वो नॉर्मल था और अपने आप चल रहा था, और उसके साथ सारे पुलिस वाले थे। उसको भी सुबह आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, उसने कुरान पढ़ा, उसके बाद उससे पहले मिलने वाली तो हुई नहीं, और फिर वो सब लेकर उसको वहाँ तक गए। और वहाँ पे एक तिहाड़ में, मैं तिहाड़ करीब मतलब 6-8-10 बार, 8-9 बार गया हूँगा। तो वहाँ पे एक पहले था एक बना हुआ जहाँ पे फांसी, वो मैंने देखी है वो जगह, लेकिन जो अफजल गुरु को दी गई थी वो उस जगह पे नहीं दी गई थी, उसके लिए एक अलग से बनाया गया था और वहाँ उसको फांसी दी गई। और चूँकि यहाँ पे एक और दूसरा आप ये था कि मरने के बाद बॉडी आपको फैमिली वाले को देना होता है, ये कानून है। लेकिन इसी कानून में एक जगह और है कि अगर उस बॉडी को देने से समाज में हिंसा फैलने का ख़तरा हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होने का अंदेशा हो, तो फिर ये सरकार के विवेक पर है कि वो बॉडी दे या ना दे। अब यहाँ पे ये उठा था कि अगर अफजल गुरु की लाश को दिया जाए फैमिली को तो ज़ाहिर सी बात है कश्मीर लेकर जाएंगे, कश्मीर लेकर जाएंगे तो वहाँ लोगों की भावना भड़केगी, भावना भड़केगी तो वहाँ हिंसा होगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के ये फैसला हुआ कि बॉडी नहीं देंगे। हाँ, उस बॉडी के जो अब दफनाया जाएगा तो उनकी फैमिली के लोग ज़रूर मौजूद हो सकते हैं, उनको इजाज़त दी जाएगी। लेकिन बात फिर वही हुई कि डाक से इन्फॉर्मेशन गई, फैमिली का कोई था नहीं, तो फैमिली के लोग उस दिन जब ये टीवी के ज़रिए ख़बर आई तभी उन्हें शायद ख़बर मिली थी अफजल गुरु के फांसी की। तो फैसले के बाद तिहाड़ जेल में ही एक अननोन जगह पर बाकायदा मुस्लिम रीति रिवाज से वहाँ पे बुलाया गया, मौलाना को कब्र खोदा गया और वहीं अफजल गुरु की लाश को दफनाया गया। और वो आज तिहाड़ में के अंदर ही है, लेकिन वो कौन सी जगह है इसको बहुत ही गोपनीय रखा गया। और कुछ उंगली पे गिने हुए जो तिहाड़ के ऑफिशियल हैं या जो फिर मजिस्ट्रेट हैं, उनके अलावा और किसी को ये जानकारी नहीं है कि अफजल गुरु को कहाँ पे दफनाया गया। उसके बाद ये सारी जो ख़बरें थी धीरे धीरे हुआ, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि इसका कश्मीर में बहुत जो ख़तरा था वो असर नहीं हुआ। तो ये हमारे देश के लिए अच्छी चीज़ थी कि इसमें कोई हिंसा नहीं हुई और उस तरह की चीज़ें नहीं हुई। फिर एक चीज़ और आपको बताऊं कि अभी 1-2 साल पहले अफजल गुरु के बेटे ने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था जिसमें उसके 95% के करीब मार्क्स थे। तो और ये वहाँ के जो हमारे रिपोर्टर जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ही दूसरे माइंड का है और अच्छा है अगर नई जनरेशन ये इस तरह के रास्तों से हट के चले और इस तरीके से पढ़ाई करे और सिर्फ पॉजिटिव और अच्छा सोचे, तो ये किसी भी देश के लिए अच्छी चीज़ है। तो मैं भी चाहता हूँ कि वो कम से कम अच्छे रास्ते पे चले और अच्छा इंसान बने। तो ये दूसरी फांसी थी अफजल गुरु की जो तिहाड़ जेल में दी गई और जिसे मैंने कवर किया। और मुझे
इस फांसी का इसलिए ज़्यादा वो था कि मैं करीब 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, 13 में फांसी हुई, आप मान लीजिए कि 12 साल में 5-6 साल कोर्ट की कार्रवाई में लगातार हिस्सा लेता रहा और मैं गया और मैंने सारी चीज़ें देखी, तो बड़ी करीब से मतलब अफजल गुरु को भी देखा और उसकी फिर फांसी को भी कवर किया। तो 9 फरवरी 13 को अफजल गुरु की फांसी हुई। उसके बाद 2 साल बीत जाता है, अब आता है 2015। 2015 ये थोड़ा सा धनंजय चटर्जी की तरह था, इसमें एक चीज़ क्लियर थी कि फांसी कब और कहाँ होगी। 30 जुलाई 2015 याकूब मेमन को नागपुर के सेंट्रल जेल में फांसी देने का वक्त मुकर्रर किया गया, टाइम भी बताया गया सुबह। याकूब मेमन पर इल्ज़ाम था 93 मुंबई ब्लास्ट में शामिल होने का। उसका बड़ा भाई, छोटा भाई जो टाइगर मेमन है, वो इसका भाई, और 1994 में याकूब मेमन को दिल्ली पुलिस का कहना है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इसको लेकर कंट्रोवर्सी है कि याकूब मेमन गिरफ्तार नहीं हुआ था, बल्कि उसने खुद सरेंडर किया था और इस शर्त पे किया था उस वक्त कि वो उसे आप सरकारी गवाह बनाएंगे और उसे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो उसमें शामिल नहीं है। लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये दावा है। हालांकि दिल्ली पुलिस, हमारी बाकी एजेंसियाँ हैं, वो इससे इनकार करती हैं। उनका कहना नहीं, हमने इसे पकड़ा है। लेकिन पकड़ने की जगह को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी रही। एक का ये कहना है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे जो है ये कहना है कि इसको काठमांडू से गिरफ्तार किया गया था। और नीरज कुमार जो दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर रहे और वो सीबीआई में रहे, बाकायदा उन्होंने रिकॉर्ड पे मुझसे, मैं उनके साथ इंटरव्यू करा था, वो इंटरव्यू आज भी है और मैं कभी क्राइम तक के ज़रिए आप लोगों को आप क्राइम तक पे उसको सुन सकते हैं, तो उनसे ये बात पूछी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि ये काठमांडू से हमने इसे अरेस्ट किया था और उसकी वजह ये थी कि काठमांडू से ये कहीं जा रहा था, तो काठमांडू की जो एयरपोर्ट स्टाफ है उसको ब्रीफकेस देख के शक हुआ था। एक्चुअली उस ब्रीफकेस में बहुत सारी चाबी थी और वो चाबी जो है वो घुचमुच होके ऐसे हो गई थी कि जैसे कोई हथियार टाइप का, जैसे मान लीजिए 10, 15, 20, 25 चाबी है, तो वो चाबी ऐसे से लपेट के वो हथियार की शक्ल हो गई थी, मतलब या तो खंजर या पिस्टल टाइप बन गया। तो एक्सरे मशीन में देख के डाउट हुआ, उसे रोका गया तो फिर उसके पास से बहुत सारे पासपोर्ट निकाला है, तो उन्हें और डाउट हुआ। फिर पता चला ये याकूब मेमन है, तो भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं। फिर उन्होंने भारतीय एजेंसी को खबर की, फिर यहाँ से टीम गई और वो याकूब मेमन को लेकर आई। ये नीरज कुमार साहब की कहानी है। तो खैर 93 ब्लास्ट के मामले में याकूब मेमन को लाया गया, फिर यहाँ मुकदमा चला। याकूब मेमन की बीवी को भी गिरफ्तार किया गया और भी फैमिली के मेंबर को। और 93 ब्लास्ट के मामले में फिर आखिरी फैसला आता है। बहुत सारे लोगों को, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं, बहुत सारे को उम्र कैद की सज़ा हुई, कुछ को 10 साल की, कुछ को इसी मामले में, हथियार रखने के मामले में 93 ब्लास्ट में संजय दत्त को 6 साल की सज़ा हुई थी। बट इकलौता मामला था याकूब मेमन का जिसको फांसी हुई। उसकी वजह यह है कि टाइगर मेमन का भाई नंबर 1, नंबर 2, मुंबई ब्लास्ट में जो मेन मास्टरमाइंड है, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो या टाइगर मेमन हो, ये लोग आज तक हाथ नहीं आए हमारे। 93 से लेकर आज तक 18, 7, 25 साल हो गए, ये सब पाकिस्तान में। एक बड़ा नाम या एक बड़ा चेहरा वो याकूब मेमन बचा। तो याकूब मेमन के बारे में ये अदालत में साबित हुआ कि इसे सब जानकारी थी। अच्छा, याकूब मेमन का अपना ट्रैवल का बिजनेस था जो करता था, और याकूब मेमन पूरे मेमन फैमिली में सबसे पढ़ा लिखा था। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट था, सीए, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाला, सब कुछ। तो खैर याकूब मेमन इकलौता था जिसको फांसी की सज़ा टाडा कोर्ट सुनाती है। उसके बाद ये चलता रहता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी बहाल रहती है। फिर उसके बाद ये मामला प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट भी जो है उसकी मर्सी पिटीशन को खारिज कर देते हैं। अब इसमें जो सिर्फ एक अनोखी चीज़ हुई, वो जो कभी नहीं हुई थी, कि एक फांसी हो रही है, कुछ घंटे बचे हैं और अभी भी ऊहापोह है फांसी होगी कि नहीं होगी। उसकी वजह आपको याद होगा, जब प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटीशन खारिज कर दी तो उसके बाद ये तय हुआ कि 30 जुलाई 2015 को फांसी दी जाएगी याकूब मेमन को, और फांसी दी जाएगी नागपुर सेंट्रल जेल में, क्योंकि याकूब मेमन वहीं बंद था। तो वहाँ पे फांसी की तैयारी भी हो गई। इसी दौरान 30 जुलाई की सुबह फांसी तय हुई। 29 जुलाई की रात को कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोग, कुछ बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं
रजिस्ट्रार के पास, और वो कहते हैं कि याकूब मेमन को अपनी सफाई का पूरा मौका नहीं दिया गया, और कुछ वो कानून की बारीकियां बताते हैं कि ये चीज़ों से महरूम रह गया, तो उसे फांसी देने से पहले उसका लीगल जो राइट है वो पूरा दिया जाए। तो रजिस्ट्रार रात को ये एप्लीकेशन लेते हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस के पास मैसेज जाता है। फिर करीब 10:30 बजे चीफ जस्टिस अदालत लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, बाकी जस्टिस पहुंचते हैं वहाँ पे, और ये सुनवाई शुरू होती है। इधर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, उधर हमें मालूम है कि 30 जुलाई को फांसी है नहीं सुबह, तो हम यहाँ से नागपुर पहुँच चुके थे दोपहर को ही। नागपुर पहुँचने के बाद सीधे नागपुर सेंट्रल जेल जाते हैं, वहाँ तमाम लोगों से बात करते हैं। अच्छा, नागपुर सेंट्रल जेल और वहाँ के जो आईजी प्रिजन और बाकी सब लोग थे, इन लोगों से हम लोगों की बात होती रहती थी, तो रिश्ते भी अच्छे थे, तो कई चीज़ें खबरें भी मिल जाती थी। तब हम उधर पहुँचे, और इधर ये था कि सुबह से रात को जो शो करना था वो किया, और सुबह से लाइव होना था तिहाड़ के वो नागपुर सेंट्रल जेल के बाहर। लेकिन यहाँ उल्टा खेल शुरू हो गया। ये अजीब ड्रामा था कि सुप्रीम कोर्ट में अब अदालत में कार्रवाई शुरू। अब ये हुआ कि हमारा ये था कि शो करने के बाद रात को 2-4 घंटे जाके होटल में सोएंगे, और सुबह 5 बजे से लाइव पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि फांसी का टाइम भी था कि 7:30 बजे देंगे, और 6 बजे से कंटिन्यू लाइव होगा। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये कार्रवाई शुरू हो गई, तो हमें कहा गया कि नहीं, आप जेल के बाहर जाओ, और ये जब तक कार्रवाई रहेगी आपको यहीं रहना। हमने कहा चलो 1-2 घंटे में फैसला आ जाएगा। 10:30 बजे अदालत की कार्रवाई शुरू होती है, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बज गया, और यकीन मानिए मतलब आज भी वो है नॉन स्टॉप खड़ा हुआ था। मतलब वो कैमरामैन था, नीचे पानी रख देता था लाइव में, तो अगर रात को ब्रेक भी कम होता है, ऐड भी कम होता है, तो बस आप बोलते जाओ। तो कई बार गला भी ख़राब, तो कई बार वहाँ से बोलना पड़ता था इशारे से। अगर मान लीजिए कोई और गेस्ट है, अगर उधर चले गए सुप्रीम कोर्ट में, तो यार कि 2 मिनट तक मुझे छोड़ दो, फिर पानी वानी पी लेते थे, फिर खड़े हो जाते थे। करते 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 वो करीब 4 बज गया। 4, 4:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं, फांसी होगी। तब अब ये होता है कि चलो अब तो फांसी होगी। इधर जेल के अंदर जो है वो अजीब हालत सुप्रीम कोर्ट का चल रहा है, टीवी पे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उधर मुंबई से इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि क्या करना है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो फिर ये नहीं कि वो टीवी देख के रोकेंगे, ये भी रूल है, आपके पास कंफर्मेशन होना चाहिए। तो पहले तो दस्ती आता है, लेकिन दस्ती कैसे देंगे, 7:30 तो अपने फांसी का टाइम रखा है, वो पहुंचने में टाइम लगेगा। तो अब टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारा फ़ायदा है, या तो आपको फिर फैक्स आएगा, और फैक्स को भी वेरीफाई करने के लिए फिर फ़ोन होगा, या तो वीडियो फ़ोन से आपको और वेरीफाई करना है, तो वो भी कि किसी दूसरे ने फर्जी तो नहीं भेज दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारे कागजी कार्रवाई इस तरीके से होती है। तो जब ये हो गया, तो फिर उसके बाद अब जाहिर सी बात है ये केस मुंबई का है, तो फिर मुंबई से फ़ोन आया कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, अब आप अपने वक्त के हिसाब से फांसी पे जाओ। तो पहला हर्डल दूर हुआ 4, 4:30 बजे। अब उसके बाद हमने कहा कि चलो हमारे पास आधा 1 घंटे का ब्रेक है, लेकिन ब्रेक कहाँ, अब तो ऑफिस का ये है कि अंदर क्या तैयारी चल रही है ये बताओ। अब हमने उससे पहले तमाम जो बातें की थी, और फिर ये बीच में फ़ोन रखने के बाद लाइव 4, 4:30 बजे फिर हमने बातचीत शुरू की। लेकिन वहाँ एक दिक्कत ये थी कि हमारे जो उस दिन काम आ रहे थे वो बाहर के कुछ लोग आ रहे थे, उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। उसकी वजह ये थी कि उस दिन नागपुर सेंट्रल जेल में बहुत सख्ती थी। सबसे पहली चीज़, उन्होंने एक बड़े ही सिस्टमिक तरीके से क्या किया था कि इस फांसी में जेल के कितने पुलिस वाले इन्वॉल्व होंगे, उनकी एक लिस्ट बनाई, और सिर्फ वही ड्यूटी पे थे। उसके अलावा किसी को उस एरिया में जहाँ फांसी होनी थी अलाउड नहीं था, चाहे वो जेल का ही ऑफिशियल क्यों ना हो। अगर उन्होंने 25 को रखा है तो वो 25 ही जा सकता है। दूसरा, जहाँ पे फांसी दी जानी थी वहाँ पे बहुत सारे बैरक थे कैदियों के, तो उन सारे कैदियों को एक दिन पहले वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था दूर, ताकि उस एरिया में और कोई ना हो। और कैदी जो है, उसकी वजह ये थी कि कैदी कुछ विरोध प्रदर्शन ना करें, क्योंकि जेल के अंदर याकूब मेमन की इमेज जो जेलर वेलर बताते हैं बहुत अच्छी थी। उसकी एक वजह ये था कि वो पढ़ा लिखा था, तो वो पढ़ाता था लोगों को इंग्लिश और ये और वो, और कई जो एग्ज़ाम देते थे वो उनकी तैयारी करवाता था, तो उसको लेकर भी था। तो उन सबको हटाया गया, और सबसे ख़ास बात ये थी कि पुणे की यरवदा जेल में जिस पुलिस वाले ने कसाब को फांसी दी थी, उसी को पुणे से बुलाया गया था याकूब मेमन को फांसी देने के लिए। तो याकूब मेमन को फांसी देने का, अच्छा अब ये जल्लाद जो मैंने आपको बताया कि मम्मू और कल्लू जल्लाद, वो वाला सिस्टम नहीं था। अब थोड़ा सा ये कि रस्सी लीवर नहीं खींचने का था। अब ये है कि आपका तख्त है, वो तख्त इलेक्ट्रॉनिक बटन से है, आपको एक स्विच दबाना है,
तो अब जो स्विच दबाया, अब उसको या तो कह दीजिए कि वही जल्लाद है, इसलिए अब जल्लाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आप कोई भी पुलिस वाला भी स्विच दबा सकता है, तो वो सिस्टम का, लेकिन स्विच दबाने के लिए भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि आप जब स्विच दबाने जा रहे हैं तो आपको ये पता है कि स्विच के दबाने से क्या होने वाला है, तो वहाँ पे भी हिम्मत चाहिए होता है, ये खुद पुलिस वाले बताते हैं। तो खैर जो कसाब को जिसने फांसी दी थी, उस पुलिस वाले को बुलाया गया डालने के लिए। याकूब मेमन से रात को उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई थी, उसने कहा था कि मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। तो याकूब मेमन की फ़ोन पे बेटी से बात कराई गई, बेटी से उसने बात की, फिर उसको 4 बजे उठाया गया, नहाने धोने के लिए, कपड़ा के लिए वो सब था। उसकी फिर और तो उसने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, और फिर पुलिस वाले जब उसको लेने आए तो जो वहाँ मेरी बात हुई जिन लोगों से, तो निकला तो बैरक से ठीक ठाक याकूब मेमन, एकदम उसके आगे पीछे लोग चल रहे हैं सारे। लेकिन थोड़ी दूर के बाद जाने के बाद जब फांसी घर नज़दीक आ रहा था तो वो अचानक लड़खड़ाने लगा, मतलब उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे और वो गिरने लगा था। तब जो पीछे और उसके साथ पुलिस वाले चल रहे थे, उन्होंने उसके यूं हाथ डाला अंदर में, और फिर उसको मतलब एक तरह से ऐसे अटकाते उठाते वहाँ तक ले गए। अब ये डर था, दहशत थी, क्या थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो आधे रास्ते का सफ़र था वो इस तरीके से किया गया कि उसको उसके हाथ के नीचे चढ़ के और उसको इस तरीके से उठा उठा के ले जा रहे। फिर वहाँ ले जाने के बाद खैर जो है कि उसने सभी को थैंक यू बोला था, जो जेल स्टाफ थे वहाँ पे, डॉक्टर थे, वो याकूब मेमन ने। और उसके बाद उसको फांसी दी गई। फांसी देने के बाद याकूब मेमन के फैमिली को पहले से पता था, जैसे बताया हम सबको, मीडिया को ही पता था। और उसके बाद उसकी बॉडी नागपुर से ही मुंबई ले जाई गई। मुंबई में जहाँ उसका घर है वहाँ पे दफनाया गया, जिसमें बहुत सारे लोग भी आए थे। तो ये तो ही उसकी याकूब मेमन की फांसी की कहानी। लेकिन उस रात जिस तरीके की चीज़ें होती, वो एक लाइन मुझे कभी भी नहीं भूलूंगा, वो ये कि जो जेल के स्टाफ थे उन्होंने अगले दिन बताया, जब सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक, तो पूरा जेल में जितने लोग ड्यूटी पे थे वो तो जाग ही रहे थे। याकूब मेमन भी जाग रहा था, और याकूब मेमन न सिर्फ जाग रहा था बल्कि वो पल पल रिपोर्ट ले रहा था, उसको बता रहे थे वहाँ के लोग, अभी ये हो रहा है, अभी और वो रिपोर्ट कैसे आ रही थी, वो जाहिर सी बात है कि टीवी के ज़रिए आ रही थी, और टीवी जहाँ पे जेलर का जो भी रूम है वो वहाँ पे था, तो न्यूज़ चैनल के ज़रिए वो अपडेट हो रहे थे। और उसके बाद जब फैसला आया, ब्रेकिंग न्यूज़ आई, तब भी वो अपडेट मिला, और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ पे एक दो चीज़, ये तो आपको 3 कहानी जो है, लेकिन इस कहानी के साथ बस एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, हम कई बार न्यूज़ चैनल पे भी आप देखते होंगे कि उसने सुबह चाय, हाँ मरने से पहले उसने चाय पी, उसको पोहा दिया गया, नाश्ता किया गया। ये सब बकवास है। ये सवाल मतलब मैंने जब पूछा तो मेरे ही ऊपर वो हंसे थे वो लोग जो इन 3 फांसियों के गवाह हैं। मैंने सबसे अलग बात की थी, एक किताब लिखने के लिए, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा अलग अलग लोगों से बात की, वक्त नहीं मिल रहा वरना लिखूँगा कभी। तो उनका ये कहना था सिर्फ पलट के एक सवाल कि तुम मरने जा रहे हो और तुम्हारे पास पता है कि इतनी देर में मरने जा रहे हो, इतने घंटे बाद मरने जा रहे हो, क्या तुम उस वक्त बिरयानी खाओगे, बिरयानी मंगाओगे आखिरी की आखिरी बार खा लूँ, या तुम कुछ पीना चाहोगे? बोले जिस आदमी को ये पता होता है कि इतने देर के बाद मरने जा रहे हैं, उसको कुछ सोचता ही नहीं। या तो फिर 2 चीज़ें कि किसी तरह बचा लो, और या फिर ये होता है कि वो कहीं और ही खो जाता है। हाँ, बहुत सारे केसेस में एक फरमाइश आम है, वो सिगरेट ज़रूर मांगता, अगर वो स्मोकर है और पीता है तो ये है कि, और वो बहुत सारे सिगरेट, तो ऐसे 2-3 नाम नहीं लूँगा, लेकिन है कि जब फांसी हुई तो मतलब अगर एक पैकेट में 10 सिगरेट है तो आप मान लीजिए कि वो 10 मिनट में ख़त्म, 10 के 10, ये एक फरमाइश आती है। बाकी अगर ये कोई कहता है कि 7:30 बजे फांसी है और 6:30 बजे उसने चाय पी, पोहा खाया, जलेबी खाई, नाश्ता किया, या भूल जाइए वो रात का खाना भी नहीं खाता। और जितने केस हुए उसमें जितने नहीं बताया वो ये है कि जिसको भी फांसी हुई और जब पता चला, जब उसको बताया गया कि अब तुम्हारी सुबह फांसी है,
उसके बाद से उसने कुछ नहीं खाया। हाँ, हलक सूखता है तो पानी ज़रूर पीता है दहशत की वजह से। और बाकी मांगने की जो बात आई है, एक स्मोकर है तो सिगरेट, और कई है ऐसे अल्कोहल मांगते हैं लेकिन अलाउड नहीं है जेल में, तो आप दे नहीं सकते। तो ये चीज़ें हैं, ये बताना आपको ज़रूरी था क्योंकि हम लोग अक्सर ये कहते हैं फरमाइश के ऊपर। तो ये 3 कहानियाँ थी, और चूँकि कल 14 अगस्त था तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। आप लोगों से सवाल इसलिए मैं नहीं ले पाता हूँ क्योंकि तारतम्य ना टूट जाए। कल आपको सिर्फ एक चीज़ और बताऊँ, मैं अब निकलूँ और वारदात करूँ। परसों 15 अगस्त है, 14 अगस्त के धनंजय की आज की आपको कहानी सुना दी। 15 अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री हमेशा जो इस देश के हैं वो लाल किले से तिरंगा फहराते हैं। हम सब दिखाते हैं बहुत इसमें कि सुरक्षा के ज़बरदस्त इंतज़ाम, ये वो सब कुछ, लेकिन वो सिक्योरिटी होती क्या है, कैसे होती है? सीवर के अंदर पुलिस वाला कैसे होता है? स्नाइपर कहाँ होते हैं? इसमें आईबी क्या करती है? इसमें इंटेलिजेंस क्या करती है? इसमें पुलिस का क्या रोल होता है? इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या करती है? इसमें जासूस क्या करते हैं? इसमें फॉरेंसिक वाले क्या करते हैं? इसमें जो एक्सप्लोसिव के एक्सपर्ट हैं उनका क्या रोल होता है? दिल्ली पुलिस क्या करती है? होम गार्ड का क्या रोल होता है? ये सारी चीज़ें मतलब पिछले सालों से जब मैं ये सिक्योरिटी कवर करता हूँ तो ये सारी चीज़ें धीरे 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 पता चलती हैं। तो हम सिर्फ बता देते हैं और हमें लगता है कि चलो सब कुछ सकुशल निकल गया, लेकिन वाकई इतने लोगों की जो मेहनत होती है, पल पल की जो डिटेलिंग होती है, वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं कल आपको कोशिश करूँगा कि पूरी जो सुरक्षा का तामझाम होता है वो होता कैसे है, इसके लिए क्या तैयारी की जाती, कौन कौन लोग इसके पीछे, किस किस का दिमाग चलता है। कल रात 9 बजे आपके साथ, दुआ कीजिएगा कि बस तबीयत ठीक रहे क्योंकि कोल्ड और फीवर है, लेकिन आपसे बात करके थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। तो कल आपको ये बताऊँगा। और एक बार फिर कि क्राइम तक ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैं तो बोलता चला जाता हूँ, अगर आप लोगों को ज़रा सा भी लगे कि बहुत बोरिंग है या मुझे कहानी मैं ठीक से सुनाना भी नहीं आता, बोल भी नहीं पाता हूँ, तो ज़रूर बताइएगा, मैं सुधार की कोशिश करूँगा। और जहाँ भी आपको लगे, बड़ा है चूँकि ये दो तरफ़ा हम लोगों का रिश्ता है, तो ज़रूरी नहीं है कि अब मुझे वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो सिर्फ तारीफ़ नहीं, कमियाँ भी बताते हैं। तो बेझिझक आप मुझे बता सकते हैं, और आपसे कल मुलाकात होगी रात 9 बजे। और एक बार ये कहानी का सिलसिला ख़त्म हो, फिर आपसे एक दिन में सिर्फ सवाल जवाब करेंगे हम लोग। आपके मन में जितने सवाल हैं वो ज़रूर पूछिए, मैं भी आपको ज़रूर बताऊंगा। हाँ आसिम बताओ। सर एक सवाल है जो लगातार काफी लोग पूछ रहे हैं कि अगर फांसी के दौरान रस्सी टूट जाए या उस टाइम पे तयशुदा वक्त फांसी ना हो, उस सिचुएशन में फांसी खत्म हो जाती है या उसे एक सवाल है जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। अच्छा, ये मैं शाम को किसी से जिक्र भी कर रहा था कि अगर फांसी के दौरान फांसी के तख्ते पे आप ले जाते हैं और लीवर हटाएं या बटन दबाएं और तख्ता हट जाए और आप झूल रहे हो और फिर भी वो आदमी ना मरे, तो क्या उसे दोबारा फांसी दी जाएगी? ये बचपन से हम लोग भी सुनते थे, बल्कि हमें ये कहा जाता था कि अगर एक बार फांसी पे लटकाया और किसी वजह से वो बच गया तो फिर वो उसको दोबारा फांसी नहीं होगी, वो आज़ाद है, वो बाहर निकल जाएगा। ये बिल्कुल बेकार की बात है, ऐसा होता नहीं है। अगर एक बार नहीं हुआ, कोई टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ भी है, रस्सी टूट गई, कुछ हो गया, तो बचेगा नहीं, उसको दोबारा फांसी देंगे। ये तो आपको मैंने सही जवाब दिया। अब अंदर का जवाब देता हूँ। आप सभी इंटेलिजेंट लोग हैं, सिर्फ एक सवाल का जवाब अपने मन से सोचिए कि एक को फांसी दी जा रही है। अब फांसी सरेआम तो हमारे यहाँ होती नहीं है, जेल के अंदर उसमें लिमिटेड लोग कौन होते हैं, पुलिस वाले, डॉक्टर और एक न्यायिक मजिस्ट्रेट। रस्सी टूट गई, बच गया, पर ये किसने देखा? वो जो उस वक्त वहाँ पे उस फांसी के पास मौजूद 10-15 लोग, 7 लोग, 10-15 भी नहीं होते हैं, जनरली होते हैं 7 से 10 लोगों के बीच, उन्होंने नहीं देखा। तो क्या है, दूसरा फंदा तैयार होगा, 2 मिनट और लगेगा, 5 मिनट, दोबारा डाल दिया जाएगा, लेकिन वो कर देंगे। ये मैं अनऑफिशियली आपको बता रहा हूँ। जनरली ऐसा होता नहीं है, और हुआ भी होगा तो कौन जानता है सच कि क्या हुआ, नहीं जानते ना। लेकिन हाँ, कानून में ये कहीं नहीं है कि अगर एक बार में फांसी दी गई और वो नहीं मरा तो उसको दोबारा फांसी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है। उसको फांसी होगी, जो कानून ने सज़ा दी है वो उसको मिलेगा। सर एक सैफ शाहरुख है बांग्लादेश से, वो धनंजय केस के ऊपर पूछ रहे हैं कि क्या धनंजय के खिलाफ बाकी कोई स्ट्रॉन्ग ऐसे एविडेंस थे, क्योंकि हाल ही में एक फिल्म बनी है उसके ऊपर जिसमें उसे सैफ शेख साहब, आप बांग्लादेश से, थैंक यू। आपका सवाल है कि धनंजय के खिलाफ क्या वाकई को पुख्ता सबूत था, क्योंकि उस पर शक उठा। लैंग्वेज, हाँ, आप बांग्लादेश से, आपने ज़रूर देखी होगी।
देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसमें कोई भी विटनेस नहीं है डायरेक्ट, सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और आखिरी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया। मरने से पहले भी धनंजय ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया था। लेकिन जो पुलिस और कोलकाता सीआईडी जिसने पूरा केस इन्वेस्टिगेट किया था, उनका ये कहना था कि जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे वो सब उसके खिलाफ थे, नंबर 1। नंबर 2, कुछ फिंगरप्रिंट्स इसके खिलाफ गए थे, तो एक वजह ये भी थी। लेकिन हाँ, क्योंकि विटनेस है नहीं कोई, तो बाकी आप इस पे सवाल हमेशा उठता रहेगा और इस पे कई ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग वक्त पे सवाल उठाए भी था। इस फांसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए, ऐसा नहीं, अगर एक तरफ उसको फांसी देने के लिए हुआ तो ये भी हुआ था। लेकिन उसमें यही था कि जो टाइमिंग है उस क्राइम की, उस दिन की और उस वक्त की, उस 2-2.5 घंटे की, वो 2-2.5 घंटे उस सोसाइटी के अंदर उसकी मौजूदगी क्लियर होती है, नंबर 1। नंबर 2, उस इंसिडेंट के बाद उसका अचानक लापता हो जाना ये डाउट क्रिएट करता है, और फिर कुछ निशान। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से उसको फांसी हुई थी। सर एक सवाल है संजय यादव कि फांसी के टाइम चेहरे पे कपड़ा डाला जाता है, इसकी खास है? संजय यादव शर्मा। संजय शर्मा, आपका सवाल है कि फांसी दे काला कपड़ा डाला जाता है, इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी ख़ास वजह नहीं है, इसकी वजह सिर्फ इतनी होती है कि जब मतलब ये कानून नहीं है, आप चाहें, अगर आप कि मुझे खुले में करना है, मतलब मरना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इसके पीछे सिर्फ एक मानवता है, वो ये है कि जब आपके हाथ वाथ बंधे हुए हैं, आपको तख्ते पे खड़ा कर दिया गया है और आप जल्लाद भी आपके सामने है और आप मरने जा रहे हो, तो आप वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख के ज़्यादा घबराओगे। दूसरा, आप ये देखोगे कि उसका लीवर पे कहाँ जल्लाद का हाथ अब जा रहा है, तो आप और ज़्यादा घबराओगे। या स्विच अगर वो उंगली बढ़ाता है तो आप और घबराओगे। तो इसलिए वो ऐसा करते हैं कि आपके पट्टी डालते हैं ताकि आपको पता ना चले कि कब लीवर खींचेगा, कब तख्ता हटेगा, कब स्विच दबेगा, कब तख्ता हटेगा। तो इससे वो जो आपकी बेचैनी और वो चीज़ें हैं वो कम हो जाए, बस इसके पीछे लॉजिक। वरना आपको एक और बात बताऊं कि आप अभी भी देख सकते हैं, जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी थी इराक में, तो सद्दाम हुसैन के पास आप यूट्यूब पे आज भी विजुअल है, वो आता है सिक्योरिटी वाला और वो कपड़ा पहनाता है। सद्दाम हुसैन मना करता है, बोलता है कि मुझे ये कपड़ा नहीं पहनना। और सद्दाम हुसैन को जब फांसी पे लटकाया गया तो सद्दाम हुसैन के मुंह पे काला कपड़ा नहीं था, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने खुद कहा था कि वो खुद देखना चाहता है। तो कानून में वैसे इसके लिए कोई मजबूरी नहीं कि आपको काला कपड़ा पहनाना ही है, लेकिन सामने वाले की सिर्फ बेचैनी और उसको थोड़ा कम करने के लिए कि तुम्हें पता ना चले कि किस पल किस वक्त ये लीवर खींचना है, इसलिए काला कपड़ा पहनाते हैं। सर एक हरपाल सिंह है, वो बोल रहे हैं कि फांसी का टाइम हमेशा सुबह का क्यों होता है, जैसे 4 से 7 के बीच में? ये हरपाल सिंह जी, आपका सवाल है कि फांसी का वक्त सुबह का ही क्यों होता है? ये शुरुआत से ही अंग्रेज़ों के ज़माने से एक चला आ रहा है और मुझे मतलब इसका अभी तक सही लॉजिक मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, मुझे भी समझ में नहीं आता, लेकिन शायद एक वजह मुझे समझ में आती है कि अगर मुझे मरना है और रात को बताया जा रहा है और सुबह सुबह है तो वक्त कम लगता है, लेकिन अगर मुझे सुबह बताया जा रहा है और शाम को मैं मर रहा हूँ या रात को एक दिन पहले बताया, तो मरने का इंतज़ार जो होता है ना, वो और ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो जितना कम वक्त आपको पता चले उतना बेहतर होता है। एक तो ये है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें सुबह सुबह, ताकि जब दुनिया सो के उठे तो ये जो बुरी खबरें हैं ये उससे पहले ये सारी चीज़ें हो जाए, ये लॉजिक। लेकिन सुबह कानून में इसके लिए कुछ ख़ास वजह है, अगर है तो मैं आपके इस सवाल से मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी ज़रूर आई कि मैं ये कि हालांकि मैंने 1-2 बार कोशिश की थी फिर भूल गया, बट पता करने की कोशिश करूँगा कि मॉर्निंग ही क्यों। सर एक सवाल और है ललित कुमार जी का, दीपक अस्पल का, कि सर फांसी देते टाइम जैसे मूवीज में दिखाते हैं पेन तोड़ देते हैं, वो सच में होता है? दीपक असफल साहब, आपका सवाल है कि फांसी देते वक्त पेन तोड़ देते हैं, क्या सच में होता है? आपका सवाल थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर गए। अब फांसी देते वक्त पेन नहीं तोड़ा जाता, फांसी की जो सज़ा है उसको सुनाते वक्त अदालत में जज अपना पेन तोड़ता है, उसके पीछे लॉजिक है। फांसी देते वक्त किसी पेन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो आपको टांगना होता है। लेकिन जब अदालत में फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो आपने अक्सर देखा होगा, फिल्मों में ही बहुत देख लीजिए कि आप ताज़ीरात हिंद दफ़ा 302 के तहत इसे सज़ाए मौत दी जाती है, हैंग टिल डेथ। उसके बाद ये करने के बाद वो निप तोड़ देता है। हालांकि यहाँ पे अब 2 चीज़ आती है, बॉल पेन भी आता है, लेकिन जब फांसी की सज़ा होती है तो निप से ही, निप वाले उससे पेन से लिखते हैं तो ताकि उसे तोड़ें। वो तोड़ना इलामत है, एक सिंबल है, वो ये कि शायद ऐसा दोबारा फैसला किसी जज को, किसी अदालत को न लिखना पड़े जिसमें किसी की जान लेनी पड़े। तो कानून में लॉजिक ये है कि जब भी किसी को सजाए मौत दी जाती है तो पेन का निब तोड़ दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे ये होता है
कि यह आखिरी फ़ैसला था। अब कभी ऐसा कोई मेरे सामने केस ना आए जिसमें मुझे किसी इंसान को मौत की सज़ा देनी पड़े और ऐसा फ़ैसला ना लिखना पड़े। इसलिए उस पिन को तोड़ने की, निब को तोड़ने की एक परंपरा है। सर एक सवाल है कि आर्यन जी का कि क्या फांसी की सजा लेके सारी उम्र मुजरिम के तौर पर ही उसे जेल में रखा जाता है, चाहे वो उसे 10 साल लगे 20 साल लगे, जब तक फांसी की सजा पे कायम नहीं होता। फांसी की सजा हो गई लेकिन मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास 20 साल रहेगी। किनका? सर आर्यन। आर्यन साहब, आपका सवाल है कि फांसी एक बार हो गई, अदालत ने दे दिया, लेकिन मर्सी पिटीशन या अलग अलग स्टेज में सब कुछ पेंडिंग है, तो वो तब तक कैदी की तरह ही जेल में रहता है। जी बिल्कुल है। असल में एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ ये है हमारे देश में कि अदालत में जैसे टाइम टेबल फ्रेम नहीं है कि इतने सज़ा इतने टाइम में फ़िक्स हो जाना चाहिए या इतने दिन में फांसी हो जानी चाहिए। सेम मर्सी पिटीशन के लिए हमारे कोई कानून नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो कितने टाइम तक रख सकता है, जबकि उसका एक टाइम बाउंड होना चाहिए। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी इशू उठाया था, बट हुआ कुछ नहीं कि आपके पास अगर आता है और आप इतने दिन में नहीं लौटाते हैं तो फिर हम मान लेंगे कि इसको दया मिल जानी चाहिए। और इसको लेके कई ऐसे केस हुए हैं जिसमें वो फांसी की सज़ा उम्र कैद में बदल गई। उसकी वजह ये थी, अदालत ने कहा कि इसको कब की फांसी हो गई, लेकिन आपने इतना लटकाया कि वो आदमी तो हर दिन अपना जीते जीते मतलब हर दिन मर रहा है, तो ये उसके साथ डबल जुल्म हो गया, डबल नाइंसाफ़ी हो गई। तो सिर्फ मर्सी पिटीशन में लेट हुआ है इसलिए उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे केस हैं। तो लेकिन जब तक ये फैसला नहीं आता वो जेल में ही होता है, सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पे होता है और अपनी मौत के फरमान का इंतज़ार कर रहा होता है। अब भी इस वक्त देश में इतने सारे फांसी के जो पेंडिंग है मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कि अब कई कई सालों से तो ये होना नहीं चाहिए। वाकई कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी भी है, क्योंकि जिसको मौत की सज़ा हो गई है वो पल पल जी रहा है कि अब फैसला आएगा, तब फैसला आएगा। जब कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जब हर तरफ से वो कल्प्रिट हो चुका है, तो आपको भी रहम करना है कि नहीं करना है, ये आपको तय करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि ये ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये राइट होता है कि वो मर्सी पिटीशन पे फैसला सुनाता है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो ये है कि आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, पावर जो होता है डेमोक्रेसी का वो होता है कैबिनेट के पास। प्राइम मिनिस्टर मोस्ट पावरफुल होता है। तो जो प्रेसिडेंट, जो भी दया याचिका आती है उसका अप्रूवल कैबिनेट करता है होम मिनिस्ट्री के थ्रू, और वो होम मिनिस्ट्री का रिकमेंडेशन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। मान लीजिए याकूब मेमन की दया याचिका आई और प्रेसिडेंट के पास गई, तो प्रेसिडेंट अपने आप फैसला नहीं लेंगे, वो होम मिनिस्ट्री को भेजेंगे कि ये आया, आपकी राय क्या है। होम मिनिस्ट्री जो है वो कैबिनेट का अप्रूवल लेगी कि इसे छोड़ना चाहिए या नहीं, माफ़ी देनी चाहिए या नहीं। देन वो फैसला प्रेसिडेंट के पास जाता है, देन प्रेसिडेंट उस पर अपना फैसला लेता है। लेकिन मान लीजिए कि प्रेसिडेंट के पास गया कि नहीं याकूब मेमन को माफ़ कर दिया जाए, और प्रेसिडेंट कहता है नहीं माफ़ करना चाहिए, तो वो भी प्रेसिडेंट का नहीं चलेगा उसको, फिर प्रेसिडेंट वापस भेजेगा कैबिनेट को कि आप दोबारा अपने इस फैसले पे गौर कीजिए, ये ठीक नहीं है, आप इसको माफ़ कर दीजिए। अगर यहाँ से फिर वापस जाता है कि नहीं माफ़ी नहीं देंगे, तो फिर प्रेसिडेंट की मजबूरी है कि वो वही माने जो कैबिनेट ने कहा है। तो प्रेसिडेंट फैसला नहीं करता। ये जितने भी मर्सी पिटीशन है, कायदे से हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट जिम्मेदार नहीं होते। कायदे से जो सिस्टम है, जो हायरार्की है, ये होम मिनिस्ट्री के तहत मामला आता है, तो होम मिनिस्ट्री और कैबिनेट को फैसला लेना होता है। देरी वहाँ से होती है, लेकिन हम लोग चूंकि सीधा है कि मर्सी मान के चलते हैं कि दया याचिका तो राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति दबा के बैठे हैं, ऐसा नहीं होता। ये सरकार का फैसला, सरकार का काम है, वो फैसला ले फौरन हो जाएगा। सर एक सवाल है ललित जी का कि दुनिया के अलग अलग देशों में फांसी पर रोक हो चुकी है, वहाँ पर जान से मतलब सजाए मौत के अलग अलग तरीके उन्होंने ढूंढ रखे हैं। आपके हिसाब से कौन सा तरीका कम दर्दनाक? ललित जी, आपका ये सवाल है कि दुनिया में बहुत सारे जगहों पे मौत की सज़ा रोकी हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बहुत जगह पे आप 200 साल की सज़ा दे देते हैं, वैसे हालांकि आदमी जिंदा नहीं रहता। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे सवाल हैं। और एक चीज़ मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि हम लोग ये तो जानते हैं ना कि एक एफआईआर दर्ज होता है जहां से एक क्राइम की गिनती शुरू होती है। एफआईआर दर्ज होना मतलब एक क्राइम रजिस्टर्ड। अब जब तक वो एफआईआर क्वैश नहीं होगा तब तक वो क्राइम मैटर करेगा हिंदुस्तान में। लेकिन उस एफआईआर से जो दर्ज होता है क्राइम, और वो खात्मे तक कैसे पहुंचता है। जैसे बेसिक एक कहानी आपको ऐसी कि एक, मान लीजिए धनंजय चटर्जी को उठा लीजिए, एक उसने क्राइम किया और उसके बाद फांसी तक कैसे पूरा सिस्टम काम करता है, कौन सा कोर्ट उसको फांसी देती है, और आखिरी में जब फांसी होती है तो भी उसी लोअर कोर्ट के पास क्यों आता है मामला फिर से, और कैसे उस केस को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। ये जो पूरा एक लीगल प्रोसीजर है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। सिर्फ इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक फांसी की कहानी कहाँ से शुरू होती है और कैसे अंजाम तक पहुंचती है। ये बाकी चीज़ें आपको फिर किसी दिन और वक्त मिलेगा तो मैं 1 घंटा सिर्फ इसी पे आपसे बात करूँगा। इस वक्त चूँकि आपसे बहुत माफ़ी के साथ 10:11 हो चुका है और तय वक्त से आप लोगों का ज़्यादा वक्त ले लिया,
वारदात भी करना है। और आज वारदात फिर बिहार के ऊपर है। वो एक वहाँ की जो आसरा देने वाली एक होम है महिलाओं की, वहाँ की 2 औरतें संदिग्ध रूप में बेचारी मारी गई हैं और उनकी संचालिका बहुत पावरफुल है, जिनके बिहार के हर पॉलिटिशियन के साथ फ़ोटो है, चाहे वो विपक्ष में हो, सत्ता में हो। तो ये सब क्या गुल खिला रहे हैं, इसके ऊपर एक ख़ास पड़ताल है पूरा, तो वो ज़रूर देखिएगा। और आज वक्त काफ़ी हो गया, कल आपसे फिर मिलेंगे और आपकी इन चीज़ों पे हम ज़रूर फिर बात करेंगे। और हाँ, गुजारिश यही है कि आप लोगों से एक बार फिर क्राइम तक ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम लोगों से कराइए और जितनी बड़ी तादाद में करा सकें बहुत खुशी होगी और आप लोगों का प्यार यूँ ही मिलता रहे। मैं और मेरी टीम की बस यही ख्वाहिश है, यही दुआएं हैं कि आप लोग अपना प्यार इसी तरह देते रहें, अपने सुझाव सवाल भी दें, लेकिन क्राइम तक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो कल 9 बजे आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।